हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस की एक और PSIR की महत्वपूर्ण वीडियो में. Now before proceeding towards today's video, I just wanted to let you know that to ensure a holistic and complete preparation for political science and international relations optional, we have brought to you our final batch for PSIR, जहाँ पे हम completely and thoroughly cover कराएंगे each and every aspect of the detailed syllabus, along with also practicing answer writing and also resolving any doubts that may arise in your preparation to ensure a successful journey towards clearing UPSC mains with PSIR optional. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट सबसे पहले हमारे पास है हमारा विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स. बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती कोर्स है, वैल्यू फॉर मनी, जहाँ पे यू गेट ऑल द वीडियोस प्लस यू गेट द मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस जिनसे आप अपडेटेड रह सके. टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम प्रॉम्प्टली आपके जो डाउट्स हैं उन्हें रिजॉल्व कर सके, प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज मिनी टेस्ट एज वेल एज हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट. सेल्फ इवैल्यूएशन होगी यहाँ पे यूजिंग मॉडल आंसर्स की वीडियो सोल्यूशंस एंड PDFs. ऑलमोस्ट 12,000 का जो है आफ्टर डिस्काउंट कोर्स है. ये कूपन कोड जो है आपके पास अवेलेबल है लास्ट बैच. नेक्स्ट अप है हमारा विद इवैल्यूएशन कोर्स. अगेन द सेम कूपन कोड. अराउंड 18,000 का जो है ये आपको पड़ेगा द कोर्स. राइट, वीडियो लेक्चर्स हैं इसके अंदर, मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, टेस्ट हैं, मॉडल आंसर्स है, प्लस आपके आंसर्स को चेक किया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा फॉर एनी इम्प्रूवमेंट, ताकि आप वहीं के वहीं इसे कर पाएँ. लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मेंटरशिप कोर्स, जहाँ पे यू गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्लस एक सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है वाया टेलीफोनिक कॉल्स. राइट, तो ये आपको कम्प्लीटली गाइड कर सकते हैं एकेडमिक या आपके जो फर्दर कुछ और डाउट्स हो, प्रैक्टिस को लेके, एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है, स्ट्रेटिजिक डाउट्स हो, उनको जो है रिजॉल्व कर सकते हैं. ये ऑलमोस्ट 22,000 का कोर्स पड़ेगा आपको आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कूपन ऑफ लास्ट बैच. राइट, तो इफ़ यू आर लुकिंग टू ज्वाइन, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस ऑन sleepy.classes@gmail.com या दिए गए नंबर. Now the thinker that we pick up today is B.R. Ambedkar. Right, and Ambedkar की जो रेलिवेंस है स्पेशली इन टुडेज टाइम एंड एज और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है. Now, as you all might know, that Dr. Ambedkar is regarded as being one of the architects of the Indian Constitution. Right? Drafting committee जो थी उसके chairman थे Ambedkar, and very importantly, in terms of depressed classes कौन है? Basically, this was the British term that was used for Dalits, who are today referred to as the scheduled castes. Right? तो बेसिकली डिप्रेस्ड क्लासेस के एक लीडर की तरह, एक स्टॉलवर्ट की तरह खड़े हुए. एंड एक चीज़ जो कि अम्बेडकर के बारे में बहुत डिफरेंट थी, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट वी हैव सीन दैट इवन गांधी वाज समवन हु वाज टॉकिंग अबाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, हु वाज टॉकिंग अबाउट द नीड टू रिमूव अनटचेबिलिटी. बट B.R. अम्बेडकर का जो फ्रेमवर्क था एज वेल एज मेथड्स दैट ही वांटेड टू अडॉप्ट वर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम गांधी. And very importantly, हम बोलते हैं one of these chief differences emerged also from their background. Now Gandhi, as we've seen, he belonged to the Vaishnava caste, right, which was one of the twice born castes of Hinduism. Right, so गोपाल गुरु एक बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोलते हैं, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, that considering the fact that he was an upper caste, it became easier for him to talk of these issues, right, vis-a-vis then Ambedkar, who actually belonged to the Mahar caste, जो कि महाराष्ट्र से एक डिप्रेस्ड क्लास थी. एंड क्रिस्टोफर जैफर लॉर्ड जो हैं, you might have read his articles in the Hindu, in the Indian Express, right? Jaffer Lott एक बहुत ही interesting observation आगे रखते हैं. He says that Ambedkar was someone who belonged to the depressed classes background. He belonged to a marginalized background, and very importantly, he was also a very sharp child. Right? He was a legal luminary. He was someone who got a scholarship, full-fledged scholarship to pursue his master's and PhD at Columbia. Right? And उसके बाद वो अपनी D.Litt भी करने गए थे, DSc भी करने गए थे. ठीक है? So B.R. Ambedkar, he says, was a very sharp child. So when he saw the circumstances around him, right, he became
acutely aware of the kind of socio-economic circumstances that he had been forced into because of his caste. ठीक है, तो जाफर लॉर्ड कहते हैं because of this reason बचपन से ही उनके अंदर ये एक heightened awareness थी regarding the caste system, the kind of disability that it comes with, and the need to reform this caste system, right? And this is what shaped Ambedkar's views as a Dalit leader, right? He believed that ye social measures etc. will probably be short-lived, and therefore he believed in taking up constitutional, political and legal measures to ensure कि ये जो rights which have been historically denied to the depressed classes, this no longer happens, right? Now we've already seen कि किसी भी thinker की उनके background की introduction की requirement होती है to understand his or her socio-political thought. Now we've already been told by Jafar Lord that how Ambedkar's background and his caste had a huge impact on the way he thought, right? And very importantly, given his education, given his widespread knowledge of the legal world, right, he's also regarded as one of the greatest thinkers modern India mein, right? And that is why Indian constitution is seen as a child of Baba Saheb Ambedkar. ठीक है, now we've already talked about कि किस तरह से ये महाड़ कास्ट से थे and इन्होंने खुद जो है right experience किया था discrimination, and that is why especially when he goes to the US and he's confronted with these Western values of freedom, of equality, of democracy, right? Suddenly he is enamored by them and he says this is the way to go. Indian society को आप ये बोल के कि नहीं, you know, you go back to your Vedas और नहीं आप पंचायती राज सिस्टम बनाओ, अंबेडकर believed you're pushing it further backwards. वहाँ से हमने क्या चीज़ें सीखी है? वहाँ से all that's come is caste discrimination, poverty, untouchability, exploitation, oppression. Do you really want to go back to that? Right? So he says the way forward is actually to adopt the modern political system and the philosophy of rights based on the ideas of liberty, equality and fraternity जो कि इनके साथ आते हैं. ठीक है, सो अंबेडकर के अंदर ये अवेयरनेस एंड दिस एब्सोल्यूट रिजेक्शन ऑफ व्हाट वाज एक तरह से आइडियलाइज किया जाता था गांधी द्वारा, विवेकानंद द्वारा, दयानंद सरस्वती द्वारा, दिस आइडिया ऑफ ओल्ड एंशियंट इंडिया जिसकी वैल्यूज आर वर्थ चेरिशिंग, ही बिलीव्ड कि नहीं आप लोग जो हैं आप करेक्टली समझ नहीं पाए हैं, राइट? बिकॉज ब्राह्मण्स के लिए तो ये बहुत अच्छा होता था, बट फॉर पीपल लाइक मी, फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, it was hell, right? The kind of discrimination and exploitation and एक तरह से static nature of life that we had to go through because someone else was now telling us कि आप बस ये occupation कर सकते हो, इसके अलावा नहीं कर सकते, आप ये नहीं पढ़ सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप इस locality में नहीं रह सकते, आप ये water tank नहीं use कर सकते, आप ये मंदिर enter नहीं कर सकते, right? He said you didn't have to go through this, right? And Appa Rai, when he does an in-depth study of Ambedkar, he says Ambedkar जो है, you have to give it to him the multifaceted, well-rounded personality that this man had. Not only was he an eminent constitutionalist, right, considering the fact that he was a well-known lawyer, he was a legal luminary, he was a great economist, right? तो उनकी ये जो इन डेप्थ नॉलेज थी इज वॉट मेड हिम, राइट, इज वॉट मेड हिम द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी एज वेल बिकॉज ही हैड द requisite skills and the talent. He was also a distinguished parliamentarian, right, someone who spoke his words, someone who spoke his opinion, someone who did not mince his words, someone who wasn't मतलब वो एक तरह से बह नहीं जाते थे कि मेरी पावर का लॉस हो जाएगा, राइट? जैसे कि आपको पता भी होगा दैट despite not belonging to the Congress, he was elected as, he was chosen as the law minister in Nehru's cabinet. ठीक है? And he walked out of that cabinet due to the disagreement regarding the Hindu Code Bill. Right? Now you compare this to today's era. Right? कौन जो है अगर एक coalition government का भी हिस्सा होगा, who will have such a principled stance कि अच्छा this is something that I don't agree with and इसलिए मैं एक इतनी powerful position जो है as a law minister in a government ये मैं छोड़ के जा रहा हूँ. ठीक है, तो हिंदू कोड बिल्स जो हैं बेसिकली ट्राई करते थे हिंदू पर्सनल लॉ को रिफॉर्म करना, राइट? एंड दिस वाज समथिंग दैट वाज वेरी क्लोज टू अंबेडकर्स
हार्ट, ठीक है। और उनका एक मेजर कंसर्न जो था वाज इन फैक्ट विमेन स्टेटस, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने ये एक इन डेप्थ वर्क जो है किया था ऑन हिंदू कोड बिल, जहाँ पे वो चाहते थे कि जितने भी ऐसे रिप्रेसिव लॉज हैं, ओप्रेसिव लॉज हैं, उनको हटा के कोडिफाई कर दिया जाए एज पर द हिंदू कोड बिल, ठीक है। तो अंबेडकर ने जो है ये ड्राफ्ट प्रेजेंट किए थे एंड दिस लेड टू अ लॉट ऑफ डिबेट, राइट। वी विल सी दैट आपने पढ़ा भी होगा with regard to the constituent assembly, that constituent assembly mein yes there were a lot of progressive people, but it was also dominated by a lot of conservative as well as slightly more right wing जो लोग थे, right, उनकी जो है dominance काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसीलिए क्या हुआ कि हिंदू कोड and this Hindu bill was supposed to cover everyone, right, all Hindus, anyone, he said, Ambedkar कहना था, anyone who's not a Muslim, Parsi, Christian or Jew, ठीक है। तो मैरिज, अडॉप्शन, फैमिली प्रॉपर्टी, इन सब के रिगार्डिंग जो है ये एक वो यूनिफॉर्म कोड लगाना चाहते थे, ठीक है। इसके ऊपर देयर वर अ लॉट ऑफ डिबेट्स, पीपल weren't really happy with it, there was a lot of opposition to it. In fact कांग्रेस पार्टी से खुद जो है बहुत सारी opposition आई, and because of this reason, right, Ambedkar decided that I'm not going to compromise on my principles, I am in fact going to walk out, I am not going to be a part, I am not going to be a member of your कैबिनेट, ठीक है। तो ऐसी एक ही जो प्रिंसिपल स्टांस है ये लेना इज वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट्स हाउ यू रियलाइज व्हाट एन एमिनेंट पार्लियामेंटेरियन ही वाज, ठीक है। साथ ही में वो कहते हैं इसके अलावा तो ऑब्वियसली ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर, ही वाज अ ग्रेट ज्यूरिस्ट, बट द आइसिंग ऑन द केक वाज द फैक्ट दैट ही वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है। फर्दर मोर द फैक्ट दैट ही वाज वन ऑफ देयर ओन, राइट। तो ये नहीं हो रहा था दैट देयर वाज एन अपर कास्ट हु वाज ट्राइंग टू इम्पोज हिज लीडरशिप, which is often the criticism of Gandhi, right? There was a person who had emerged from amongst themselves and was trying to lead them, not trying to incorporate them within the larger Hindu stance, but actually telling them कि तुम इतना ज़्यादा, why do you want to belong to them, ठीक है। आप इतना ज़्यादा क्यों चाहते हो कि वो आपको appreciate करे, आपको respect करे, deny them the idea, ठीक है, छोड़ो, follow another path, follow another religion, because Hinduism will never have enough space for you, right? तो हम ये जो इनके ideas थे on Hinduism on caste system, इसको हम और discuss करेंगे, and we will see how you can actually draw parallels in the modern world with regard to what he said, ठीक है। Again we've talked about his masters and PhD, so he came from a very unprivileged background, and we've talked about the Maharaja of Baroda pehle also. Maharaja of Baroda now was someone who's given a lot of scholarships to a lot of scholars who we studied, ठीक है। Similarly महाराजा बड़ौदा ने ही जो है अंबेडकर को भी एक स्कॉलरशिप दी, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ही वाज एबल टू कंप्लीट हिज मास्टर्स एंड पीएचडी एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन द यूएसए, राइट। एंड यहाँ पे ड्यूरिंग दिस टाइम यूएसए वाज इन फर्मेंट, ठीक है। देयर वर अ लॉट ऑफ रैडिकल थ्योरीज, देयर वाज लॉट ऑफ लिबरल आइडियाज फ्लोइंग हियर, ठीक है। यूरोप से जितने भी मेन आइडियाज आ रहे थे वो सबसे पहले यहाँ पे आ रहे थे, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम कि ये पूरा जो पीरियड था, पूरा जो करंट था, सारे जो academic circles थे, they were very very impacted by the philosophy and principles of French Revolution, right? Because importantly अगर आपको याद होगा, French Revolution was meant to break the hierarchies that had existed within the French society, ठीक है। तो the principle हम बोलते हैं the trinity of liberty, equality and fraternity were the gift of French Revolution, and इन्होंने जो है particularly बहुत ज़्यादा impact किया अंबेडकर को, ठीक है। साथ ही में he was also able to witness a lot of struggles जो कि हो रही थी against racial discrimination in America. So the kind of struggles, the kind of discrimination that African Americans जो है face कर रहे थे USA में, अंबेडकर को draw a lot of parallels to that with regard to untouchables and Dalits in India. So he said the kind of struggle, the kind of civil movement जो कि USA में चल रहा है against the race, against racism, इस तरह का हम एक सिस्टम, एक इस तरह की एक मूवमेंट, इस तरह की एक स्ट्रगल जो है जो कि कंसिस्टेंटली चलती रहे, उसकी हमें रिक्वायरमेंट है एज फार एज द कास्ट ऑपरेशन इन इंडिया इज कंसर्न्ड. इनफैक्ट आपको याद होगा दैट इवन टिल वेरी रिसेंटली दिस आइडिया ऑफ कास्ट वर्सेस कास्ट एंड रेस के अंदर जो पैरेलल्स हम ड्रॉ करते हैं, राइट, वो आज भी जो है काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट रहती है, ठीक है. तो द आइडिया की
रेसिज्म के बेसिस पे जिस तरह का हमें फेस करना पड़ता है, राइट, द काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट रेस थ्रोज अप, उससे वैसे ही चैलेंजेस जो हैं एंशियंट टाइम से इंडिया के अंदर ये पेक्यूलियर सिस्टम जो है कास्ट का, उसके बेसिस पे चलते आ रहे हैं, राइट. सो स्पेशली गिवन द प्रेजेंट डे क्लाइमेट, जहाँ पे वी टॉक अबाउट मॉब लिंचिंग्स, जहाँ पे वी टॉक अबाउट वायलेंस अगेंस्ट दलित्स, जहाँ पे वी टॉक अबाउट द फैक्ट कि खाप पंचायत, कास्ट पंचायत जो हैं आर टेकिंग एन ऑप्रेसिव स्टैंड, दे आर इन फैक्ट इन्फ्यूरिएटेड बाय द फैक्ट कि दलित्स हमारे अगेंस्ट उठ भी कैसे रहे हैं, राइट. इनके कारण द थिंग्स दैट Ambedkar put forward, right, they become even more acute, right, they become even more interesting and they become even more relevant in today's day and age. ठीक है, तो इसको समझना और इसको याद रखना जो है बहुत ज़रूरी है. इनफैक्ट अगर आपको याद होगा इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हाहाकार मचा था. आई मीन अ लॉट ऑफ यू वुड हैव बीन रियली यंग बाय देन, बट 2001 में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी अगेंस्ट रेसिज्म, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट, विच वाज द डर्बन कॉन्फ्रेंस. एंड यहाँ पे जो है इंडिया ने a lot of NGOs in India actually put forward this view कि caste is something which is just as debilitating, right, and they had said that you need to pick up this issue of caste and the kind of human rights violations जो कि caste के basis पे आते हैं. The Indian government had actually been very offended by this idea because उनका ये कहना था कि कास्ट और रेस को आप कंपेयर नहीं कर सकते और ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है इसका रेसिज्म, जीनोफोबिया एक्सेट्रा से कुछ लेना देना नहीं है. सो यू नो मे बी नॉट टेक इट देयर, राइट. तो उनका मानना था इट डज नॉट it shouldn't be a part of this entire conference. And on the other hand, you had these Dalit community leaders represented by people like Fatima Burnad, people like Dibakar Puricha. उन्होंने बोला कि देखिए जिस तरह से रेसिज्म और जीनोफोबिया के नाम पे वायलेंस होती है उसी तरह से दलित्स के अगेंस्ट भी they are subjected to violence, they are subjected to rape, they are subjected to untouchability till then, right, they are subjected to mundane daily routine discrimination. तो you tell me कि किस तरह से ये इसके डोमेन के अंदर नहीं फॉल करता. ठीक है, तो ये जो है काफ़ी डिबेट उभर के आई थी 2001 में and you can see that it's still relevant in today's day and age also. Over a decade later, over 2 decades later also, it is still just as relevant. ठीक है, अब इसके आगे अंबेडकर जो है obviously he completed his education, he came back to India, he came back to serve in the service of the Maharaja of Baroda, but again caste does not let go of you, right. This is again something that you can draw parallels with in today's day and age also. तो अंबेडकर ने सर्विसेज ज्वाइन कर ली अंडर द महाराजा बरोडा, बट फिर भी उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती थी by his colleagues, by those he was sort of serving, right. तो हर जगह जो है उनको ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी. And a lot of times this is also pointed out to with regard to UPSC. There have been numerous incidents in contemporary India wherein people who've been chosen to the UPSC, who've made it through the UPSC, who've worked hard enough to crack the UPSC and उनको various जगहों पे जो है postings मिली है, चाहे वो IAS के दर्जे पे हो, IPS पे हो, जो मर्जी हो. A lot of times DCs have been actually discriminated against and have been refused participation in festivals on the basis of their caste. ठीक है, तो हम देखते हैं दैट समथिंग विच अंबेडकर वाज फेसिंग इन 1917 इज रेलिवेंट इवन टू टुडेज इंडिया. ठीक है, उसके बाद जो है वो सिंधम कॉलेज में जाके जो है प्रोफेसर बन गए और उन्होंने वहाँ पे जाके पढ़ाना शुरू कर दिया. हाउएवर वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन डिडंट रियली लेट गो ऑफ हिम एंड ही रियलाइज दैट यू नो देयर इज नो वे आउट. कास्ट इज समथिंग जो कि आपका पीछा ही नहीं छोड़ता रिगार्डलेस ऑफ आप कितना पढ़ लें, आप कितने ही इकोनॉमिकली मोबाइल हो जाएं. योर कास्ट इज द फर्स्ट थिंग दैट पीपल विल जज यू ऑन एज फार एज इंडियन सोसाइटी इज कंसर्न.
ठीक है. एंड दैट इज व्हाई ही रियलाइज दैट टू मेक चेंजेस यू कांट जस्ट रिलाई, जैसे कि गांधी करते थे कि हाँ जी हम रिफॉर्म्स लाएंगे, हम जो हरिजन की गलियां हैं वहाँ पे जाके काम करेंगे, हम वहाँ की सफाई करेंगे, हम कंस्ट्रक्टिव वर्क्स प्रोग्राम चलाएंगे, हम ट्रस्टीशिप चलाएंगे. ही सेड दीज थिंग्स विल नॉट वर्क. What you need are concrete constitutional, legal, political resolutions. And not just post India, he started to pursue these even during colonial India. He said कि मैं क्यों ब्रिटिशर्स को जो है इतना बुरा बोलूं. आखिरकार जब इंडिया बिना ब्रिटिशर्स के रूल के भी था, मेरे जो लोग हैं, राइट, द दलित्स, द डिप्रेस्ड क्लासेस, उनको तो कभी आपने अपना माना ही नहीं, राइट. हिंदू नेशन, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, ही सेज इंडिया हैज नेवर बीन अ नेशन, इट्स ऑलवेज बीन डिवाइडेड अलोंग कास्ट लाइंस, राइट. एंड ये कास्ट बेसिस पे जो है उन्होंने हमेशा जो डिप्रेस कैटेगरीज में होते हैं उनको बाहर छोड़ा है. दे हैव नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, दे हैव नॉट बीन टेकन केयर ऑफ, राइट. सो ही सेड कि मेरे लिए तो बेटर है that someone who comes up with such rule of law, because British Parliament, British parliamentary system के अंदर तो ये follow होता था. For them caste was supposed to mean nothing. So what he did was he started petitioning to the colonial government, right. And 1919 में उन्होंने representation की before the South Borough Committee that actually came before the Montagu-Chelmsford reforms of 1919. And इन्होंने बोला कि जिस तरह से आप separate representation, separate electorate की बात कर रहे हैं based on community lines, जैसे कि मुस्लिम्स को दिया है, उसी तरह से जो है आप हमें भी दीजिए, आप डिप्रेस्ड क्लासेस को भी दीजिए, दलित्स को भी दीजिए, बिकॉज दे कैन नॉट बी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड बाय द हायर कास्ट हिंदूज, राइट. और अपनी इन्हीं व्यूज को आगे रखने के लिए कंसिस्टेंटली उन्होंने मूक नायक शुरू की, राइट. अब नाम देखिए, मूक नायक. नायक कौन होता है? समवन हु इज अ प्रोटैगनिस्ट. एंड मूक कौन है? म्यूट, राइट. सो समवन हुज वॉइस हैज बीन स्नैच्ड. ठीक है, ये एक फोर्टनाइटली थी जो कि मराठी में आई और 1920 में शुरू हुई. एंड अंबेडकर ने एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया इन ऑर्गेनाइजिंग एंड होल्डिंग द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन डिप्रेस्ड क्लासेस, जो कि 1920 में हुई थी. एंड इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय शाहू महाराज ऑफ कोल्हापुर. ठीक है, इसके बाद उन्होंने अगेन ही रियलाइज दैट देयर इज एन अर्जेंट नीड टू रियली कलेक्टिवाइज, टू फॉर्मुलेट एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि कलेक्टिवली लोगों को, डिप्रेस्ड क्लासेस को एक प्लेटफॉर्म दे जहां पे वो अपनी बात रख सके आगे, राइट. एंड फॉर द सेम ही फॉर्म्ड द बहिष्कृत हितकर्णी सभा, राइट. बहिष्कृत is basically people who've been let gone of, right, people who've been relegated outside the society, right. And that is why very importantly ना एक अंबेडकर ने काम किया था, he differentiated between what was प्रबुद्ध भारत, which was enlightened India, and बहिष्कृत भारत, which was the exploited, the oppressed, the left out India. ठीक है, तो उन्होंने बोला ये जो प्रबुद्ध भारत है, प्रबुद्ध का क्या मतलब होता है? इनलाइटेंड. दिस इज ओनली अवेलेबल टू द ट्वाइस बॉर्न. ठीक है, दे आर द वंस जिनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मिलती है, दे आर द वंस हु गेट टू वर्क इन गुड प्लेसेस, दे आर द वंस जिनकी लाइफ जो है बेटर हुई है. ऑन द अदर हैंड ये जो डिप्रेस क्लासेस, अनटचेबल्स, दलित्स हैं, हमारी कंडीशंस तो है always been bad and they have only worsened. तो he said कि in the name of प्रबुद्ध भारत आप लोग अपने भारत को बचाने के लिए सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, आपको ये नहीं पता लगता बहिष्कृत भारत में क्या हाल हो रहा है, राइट. और इसीलिए उन्होंने इस बहिष्कृत भारत के बेटरमेंट के लिए, हित करनी, उनके बेटरमेंट के लिए जो है उन्होंने ये सभा बनाई, राइट. ये 1924 में बनी. 1927 के अंदर ही वॉज नॉमिनेटेड टू द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल. 1936 में अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, विच वॉज लेटर फॉर्म्ड इनटू द शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन इन 1942. 1956 onwards he decided that instead of the SCF he wanted to lay foundations, and he actually laid foundations of the Republican Party of India. However, just 3-4 days later he passed away, and therefore he could really never push it through. So RPI is often associated with him, right, but उनको full credit नहीं दिया जाता because he passed away before the founding of the party, right. The two parties that he is associated with is the ILP and the SCF, right. उससे पहले इनकी दलित शेड्यूल फेडरेशन भी थी, right. तो
उसके बाद जो है SCF became prominent, right? Along with petitioning in front of the Montagu-Chelmsford Committee, he also participated in the Round Table Conference, right? Now this is the time prior to the Round Table Conference, there was obviously civil disobedience going on, and Gandhi was called to the table, "Okay, you please come become a part of the RTC, and we can try to come to a resolution." Right? So Gandhi was there representing what he will call India, wherein Ambedkar went there. He said, "I want to represent the interests of the Dalits, because it is not always कि जो interests हैं of larger India, they will coincide with the interests of the of the Dalits, right? And यहीं पे जो है अम्बेडकर ने दोबारा अपनी डिमांड रखी for separate electorates, which were granted in 1932 as the Ramsay MacDonald Award. And इसके कारण क्या हुआ? You must have read in modern history, there was this huge showdown between Ambedkar and Gandhi, wherein Gandhi just could not reconcile to the fact कि अब दलित के पास भी सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे, एंड गांधी वेंट ऑन एन इंडेफिनिट फास्ट, राइट? ही सेड कि देखिए ये जो है फर्दर डिवाइड कर देगा हमारी इंडियन एंड हिंदू सोसाइटी को, एंड दिस विल लीड टू नोवेयर, राइट? ऑन द अदर हैंड अम्बेडकर वन समवन के जो कहता है कि हम यूनाइटेड ही कब थे, जब आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हो हमारे अगेंस्ट, व्हेन यू कीप अस अवे फ्रॉम योर सोसाइटीज एंड गेटोवाइज अस, एंड हमें विलेजेस के बाहर आप भेज देते हैं और हमें टेम्पल में घुसने नहीं देते हैं, हमें वाटर टैंक यूज नहीं करने देते हैं, तब तो आपको यूनिटी याद नहीं आती, तो रखिए आप सेपरेट इलेक्टोरेट्स. हाउएवर, गिवन द इंटायर प्रेशर एंड द इंटायर काइंड ऑफ मूवमेंट दैट वाज बिल्डिंग अप, देयर वाज इवेंचुअली अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन अम्बेडकर एंड गांधी, जो कि पूना पैक्ट के थ्रू हुआ, जहां पे क्या हुआ, उन्होंने बोला सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होंगे, बट क्या हो जाएगा कि विद इन द इंटायर हिंदू जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर विद इन जो है रिजर्वेशन दे दी जाएगी ऑन अ सर्टेन सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, जो अभी भी ये आइडिया जो है फॉलो किया जाता है विद रिगार्ड टू द इंडियन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, जहाँ पे कई सीट्स जो है रिजर्व्ड रखी जाती हैं फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, राइट? बोथ इन द यूनियन लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट एज वेल एज इन द स्टेट लेजिस्लेचर्स एज वेल, ठीक है? तो ये जो है वाज द पूना पैक्ट. Ambedkar wasn't really too happy about it, but then he really gave into it. He wrote a number of important works, right, when he was in his day and age. These are just a very few of them. He wrote numerous essays, he delivered numerous lectures. The most prominent of his works are Annihilation of Caste, right? It is his magnum opus on caste and what needs to be done with regard to caste discrimination and untouchability. Then there is his book which is extremely critical of Congress as well as Gandhi and their methods, right, which is called What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables. And then there was Who Are the Shudras, एक और किताब जहाँ पे वो ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन थी अगेंस्ट द शूद्रास उसकी शुरुआत हुई, राइट? सो ही रोट अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन अ लॉट ऑफ डाइवर्स टॉपिक्स जिनके साथ वो डील करते थे. नाउ द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी कम टू इज अम्बेडकर एंड उनके व्यूज ऑन कास्ट एंड अनटचेबिलिटी. नाउ वी हैव ऑलरेडी सेड कि अम्बेडकर जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट दलित लीडर्स माने जाते हैं, राइट? ही वाज समवन हु एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट हैंड, एंड देयरफॉर ही सेड कि मैं जो है मैं समझता हूँ डायनामिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम, एंड मैं इस कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी का जो कर्स है इससे अपने लोगों को छुटकारा दिलाना चाहता हूं. इनफैक्ट MP सिंह ने अंबेडकर को दी हाई प्रीस्ट पुरोहित पुरोधा बुलाया है ऑफ दलित पॉलिटिकल असर्शन एंड अराइवल, ठीक है? कि उन्होंने किस बेसिस पे अनटचेबल्स को छुटकारा मिल सकता है फ्रॉम दिस एक्सट्रीमली डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस, उसको कंप्लीटली रिकॉन्सेप्चुलाइज कर दिया. एंड जो अभी तक वेज एंड मेथड्स यूज किए जा रहे थे या जो पॉपुलर थे उनसे हट के उन्होंने बोला दैट यू नीड टू गो बियॉन्ड दीज अगर आपने ट्रूली इमेंसिपेशन की तरफ जो है बढ़ना है, ठीक है? अब कास्ट को समझने के लिए अंबेडकर ने बोला कि ज़रूरी है यू लुक एट द इंटायर सोसाइटी इन द काइंड ऑफ हायरार्कीज जो कि ड्रॉ इन कर दी गई हैं, और इससे डील करने के लिए भी जो है अंबेडकर खुद काफ़ी ज़्यादा जो है ऑब्वियसली इवॉल्व कर रहे थे अपनी स्ट्रैटेजीज को. क्रिस्टोफर जैफर लॉट ने जो है बात की है कि किस तरह से अंबेडकर के अंदर भी जो है देयर वाज स्लाइट कंफ्यूजन, देयर वाज स्लाइट हेजिटेंस कि किस तरह का पाथ अपनाना चाहिए. सो जैफर लॉट सेज कि इन्होंने जो है शुरुआत कहाँ से की, पहले तो नाउ ही डिडंट अंडरस्टैंड कि क्या मैं हिंदू सोसाइटी को ही रिफॉर्म करूं एंड प्रमोट करो अनटचेबल्स के जो इंटरेस्ट हैं, बात करूं कि अनटचेबिलिटी को आप हटाइए, बट विद इन द लार्जर Hindu society, you know, ingraining them, assimilating them within the larger Hindu and Indian society as a whole. Or
जो जाफर लॉर्ड के पास दूसरा एक आइडिया था कि शुड ही जस्ट ब्रेक अवे एंड फॉर्म अ सेपरेट दलित कम्युनिटी एंड सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, दैट हिंदुइज्म से हम हटके हैं कि either they can convert to Buddhism or they can convert to any other religion or make their own religion, demand separate electorate and believe कि भैया हम एक separate community हैं, we do not belong to the Hindu stand. In fact, in the contemporary world, a lot of such movements have also been witnessed by numerous other scheduled caste groups. Right now, there was a lot of issue with regard to क्या हम Hindus हैं या नहीं हैं, क्या करना चाहिए. राइट, विद रिगार्ड टू दिस पंजाब में फॉर एग्जाम्पल आर द रविदासीज, and given the kind of discrimination that they continue to face and faced, they decided कि हम जो हैं अपना एक अलग religion बना रहे हैं. Right, we will not be a part of the larger Sikh group or the larger एक तरह से आपका जो हिंदू फील्ड है, एंड हम जो है अपना अलग एक फेथ बना रहे हैं विच इज़ द रविदासिया धर्म. उसके कारण जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी भी उठी थी. इनफैक्ट वियना में इनके एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे, ही वाज आल्सो शॉट डाउन. राइट, सो द आइडिया कि ये सिर्फ तब की बात नहीं है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी ये चैलेंजेस ऐसे कंटिन्यू हो रहे हैं, wherein people feel, wherein communities feel that instead of trying to continuously reform a certain set of community और उनको बोले कि आप हमें एक्सेप्ट कीजिए, हमने नहीं बनना आपका पार्ट, हम एक अलग कम्युनिटी बना रहे हैं, हमें आपकी ज़रूरत ही नहीं है. राइट, सो इफ़ यू विजिट पंजाब a lot of times you will also see that गुरुद्वारा से हटके एक रविदासिया गुरुद्वारा भी होगा जो कि उनका है. राइट, विच बिलोंग्स टू देयर कम्युनिटी एंड केटर्स टू देयर कम्युनिटी एंड द काइंड ऑफ फिलोसफी दैट दे हैव इवॉल्व्ड. अब अम्बेडकर ने एक बहुत ही प्रोमिनेंट वर्क लिखा विच वाज कॉल्ड कास्ट इन इंडिया, और ये कास्ट इन इंडिया के अंदर उन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत कैसे हुई. नाउ ही सेज कि देखिए, you have to understand that Hindu society from the very beginning is a divided society. And ये divided society का जो idea है, ये उनके sacred text में ही mentioned है. हमने बात की ना कि ऋग्वेदा में ही पुरुष सूक्त हिम है जो कि बात करता है of the चतुर्वण्य. चतुर्वण्य क्या है? बेसिकली द 4 varnas. Ambedkar says the entire society had always been divided in these 4 varnas, and it was a vertical division, right? Hierarchies थी, strict hierarchies थी in a descending order. So Brahmins, who were the priestly class, they were the top of the ladder. Then they were followed by Kshatriyas, who were the soldiers, who were the fighting class. Then there were the Vaishyas, who were the merchants, the business community, and so on and so forth. And then there were the Shudras, who were left all the menial tasks and the menial work. And इसी बेसिस पे जो है ये इन्होंने मेंटल लेबर वर्सेस फिजिकल लेबर का जो है एक हायरार्की बना दी, जिसके बेसिस पे इन्होंने शूद्रस को और ज़्यादा रेलिगेट कर दिया टू द फैक्ट कि आप जो हैं आप कम्प्लीटली आप गंदे काम करते हैं, सो यू आर पीपल वी शुडंट बी कमिंग इन टच विद एंड सो ऑन सो फोर्थ. Gradually, very importantly, he says, I agree to the fact that in the beginning, varnas जो हैं were open-ended, were based on occupational status of a person rather than being ascriptive identities. But over time ये जो open door character था, open door character मतलब कि हमने पहले भी बात की है कि एक ही फैमिली के अंदर as per the occupation of the people उनकी caste determine होती थी. तो for example, I am someone who was very good at say carpentry or some sort of such labor, but my child ends up being extremely intelligent and he's someone who's very interested in studies and reading the Vedas and collecting knowledge. तो अब क्या हो जाएगा, based on the fact that that child hasn't taken up carpentry but in fact has gone into reading the Vedas and collecting knowledge, वो जो है ब्राह्मण बन जाएगा. ठीक है, तो अब ये क्या बोलते हैं अम्बेडकर कि इंस्टेड ऑफ दिस अवेलेबिलिटी ऑफ बीइंग एबल टू चूज माय ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन माय स्किल्स एंड टैलेंट्स, ये ओपन डोर कैरेक्टरिस्टिक जो है वर्ना सिस्टम का बंद हो गया एंड इसको एक एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी बना दिया गया वेर इन द फैमिली द क्लैन दैट यू आर बोर्न इनटू, आपने वही ऑक्यूपेशन फॉलो करनी है एंड दैट विल बी द बेसिस ऑफ योर आइडेंटिटी. एंड ये जो सेल्फ क्लोज यूनिट्स थे जहाँ पे मोबिलिटी अलाउड नहीं थी, जहाँ पे स्विचिंग फ्रॉम वन टू द अदर अलाउड नहीं था, दिस इज व्हाट केम टू बी नोन एज कास्ट्स.
And Ambedkar says the reason these castes were able to perpetuate, कि कास्ट कंटिन्यूसली कैसे चलते रहे. अब इमेजिन करो अगर हम बोले कास्ट जो है इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अ ऑक्यूपेशनल स्टेटस, राइट. सो नाउ व्हाट हैपेंस, सो बेसिकली हम बोल रहे हैं कि अगर मैं कारपेंटर था, मेरा बच्चा जो है वो भी आगे कारपेंटर ही बनेगा, राइट. अब ऐसा भी हो सकता है that carpenter ends up marrying a woman who's probably a Brahmin's daughter. ठीक है, तो उनके बच्चों के पास तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए whether they want to be a carpenter or whether they want to be a Brahmin. तो ये तो इंटरमिक्सिंग हो जाती, राइट. तो अब कास्ट का ये सेल्फ क्लोज्ड आइडेंटिटी कैसे मेंटेन करके रखें. अंबेडकर कहते हैं ये मेंटेन करके रखी गई थ्रू एंडोगैमी. एंड एंडोगैमी बिकेम द मेन स्टे ऑफ कास्ट सिस्टम. अगेन समथिंग दैट यू कैन कंपेयर टू टुडेज इंडिया. द फैक्ट कि अपने कास्ट के अंदर ही शादी करनी है एंड कास्ट से बाहर अगर आप शादी करोगे तो इट इज़ अ लॉस ऑफ ऑनर, इट इज़ अ लॉस ऑफ कास्ट. तो ये एंडोगैमी जो है दैट इज मैरिंग विद इन योर कास्ट इज व्हाट एडेड इन मेंटेनिंग द क्लोज्ड नेचर ऑफ द कास्ट सिस्टम. ठीक है, अंबेडकर ने इसीलिए बोला कि पूरा हिंदू मैकेनिज्म जो है जो कि इस ग्रेडेड इनइक्वालिटी पे बेस्ड है इज समथिंग दैट नीड्स टू बी रिजेक्टेड. He says Hindu society, the very basis of Hinduism, ऋग वेदा जो कि आपका ओल्डेस्ट सेक्रेड टेक्स्ट है, यही बात कर रहा है और लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहा है इनइक्वालिटी को. तो व्हाट इज इट दैट योर रिलीजन ट्रूली स्टैंड्स फॉर. ठीक है, साथ ही में उन्होंने बोला कि ये जो एंडोगैमिस कैरेक्टरिस्टिक है कि जहाँ पे शादी जो है सिर्फ विद इन द कास्ट होगी एंड अगर कास्ट से आप बाहर गए तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस. इनफैक्ट इफ यू रेड एंशिएंट हिस्ट्री यू विल सी देयर वर अ नंबर ऑफ मैरिजेस, टाइप्स ऑफ मैरिजेस दैट द वेदास रेफर टू, राइट. एंड उसके अंदर क्या था, कभी भी अगर इंटरकास्ट मैरिज हो रही थी, स्पेशली इफ अ हायर कास्ट वुमन वाज मैरिंग अ लोअर कास्ट मैन, इट वाज कंसिडर्ड टू बी ब्लास्फेमस, राइट. एंड अभी भी होता है ऑनर किलिंग्स, राइट, अ टर्म दैट we read of every day in the newspapers. The idea of honor killings किस पे बेस्ड है कि कास्ट के विद इन ही शादी होनी चाहिए, अगर कास्ट के विद इन नहीं हुई तो देयर विल बी सच कॉन्सिक्वेंसेस, राइट. अंबेडकर कहते हैं along with this endogamous nature बाकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी जो है इंक्लूड कर लिया गया लेजिटिमाइज करने के लिए इस कास्ट को. द फैक्ट दैट इट इज अ डिविजन ऑफ लेबर, के ब्राह्मण्स जो है वेद पढ़ते हैं, क्षत्रिय जो है तुम्हारे लड़ते हैं, वैश्य जो है प्रोडक्शन करते हैं, शूद्र को ये मीनियल काम करना ही करना है. Very importantly, absence of interdining, right? That people who belong to different castes cannot dine with each other, and this was especially applicable to the Shudras and those beyond the Varna hierarchy completely, those who were regarded as untouchables. ठीक है, तो ट्वाइस बॉर्न के अंदर तो फिर भी थोड़ा बहुत इंटरडाइनिंग था, बट शूद्रस एंड the untouchables were left completely outside this. ठीक है, और साथ ही में obviously the principle of birth which was your ascriptive identity. और ये सारे फीचर्स जो हैं अंबेडकर कहते हैं एट द एंड ऑफ द डे किसको बेनिफिट कर रहे थे, ब्राह्मण्स को बेनिफिट कर रहे थे. ठीक है, तो क्या डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर पे टॉप पे कौन है, ब्राह्मण है. इंटरडाइनिंग नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि सबसे सेक्रेड कौन है, ब्राह्मण है. अगर कोई और आ गया या उनके फूड पे शैडो भी पड़ गई तो क्या हो जाएगा, वो इम्प्योर हो जाएगा, राइट. एंड द प्रिंसिपल ऑफ बर्थ दैट ब्राह्मण्स के घर में ही ब्राह्मण पैदा हो सकते हैं. एंड ऑब्वियसली देयर इज द एंडोगैमस कैरेक्टरिस्टिक जहाँ पे आपने अपनी कास्ट के विद इन ही शादी करनी है. तो ये कहते हैं एक तरह से तो आपने हर दरवाजा ही बंद कर दिया कि अब जो पोजीशन पे ऊपर पोजीशन पे टॉप एक्लियंस ऑफ द सोसाइटी एंजॉय कर रहे हैं उसको कोई चैलेंज करने आ ही नहीं सकता, बिकॉज देयर इज नो वे टू चैलेंज इट. ठीक है, तो ये वो कहते हैं वो वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम. वेरी इंपॉर्टेंटली अंबेडकर देन ट्राइज टू एक्सप्लोर कि कास्ट सिस्टम के अंडर भी ये अनटचेबिलिटी कहाँ से आई. एंड अनटचेबिलिटी की बात जब वो करते हैं ना तो उन्होंने एक और वेरी इंपॉर्टेंट वर्क लिखा विच इज कॉल्ड द अनटचेबल्स. हु वर दे एंड व्हाई डिड दे बिकम अनटचेबल्स. और यहाँ पे जो है उन्होंने एक टर्म आगे रखा विच वॉज नोन एज ब्रोकन मैन. अब ये ब्रोकन मैन कौन है, ये अंबेडकर कहते हैं और उसको ट्रेस करते हैं वो एंशिएंट इंडिया में. अब वो कहते हैं एंशिएंट इंडिया में देखिए ट्राइबल वॉर्स चल रही थी, राइट. लैंड के ऊपर, गांव के ऊपर, आपकी काउज जो है उसके ऊपर, राइट, उनके ऊपर जो है कंटिन्यूसली लड़ाइयाँ चल रही थी. एंड हिंदुइज्म वाज ऑब्वियसली अ वेरी डिस्क्रिमिनेटरी रिलीजन.
तो क्या हुआ that some of the people who had been defeated in tribal wars, ठीक है, जिनकी ट्राइब्स जो है टूट गई थी, जिनको जो है पूरी तरह से हरा दिया गया था, राइट, उन्होंने क्या किया, अब दे हैड नथिंग, राइट, उनके लैंड जो हैड बीन टेकन अवे from them, so they started wandering in different parts of the country. Now what happened, that these defeated tribesmen, right, they eventually became Buddhists, राइट, बुद्धिज्म इमर्ज हुआ और उन्होंने देखा अरे भाई ये तो काफ़ी अच्छा रिलीजन है, इसमें रिचुअलिज्म नहीं है, ये इक्वालिटी और डिग्निटी की बातें करता है, हर इंसान को जो है इक्वल मानता है. सो दे सेड व्हाई शुड वी स्टिक टू द प्रेजेंट इतना रिचुअलिस्टिक हिंदुइज्म, वी विल स्विच ओवर टू बुद्धिज्म. However, अब क्या हुआ, now when such a huge chunk of your people end up converting to another religion, आपको obviously loss of faith होता है. रिलीजन किस बेसिस पे चल रहा है, रिलीजन तो ऑब्वियसली मासेस के बेसिस पे ही चल रहे हैं ना. जब तक लोग किसी एक उसी आइडिया से, उसी कम्युनिटी से एसोसिएट करते हैं, दिस इज द मेन स्टे ऑफ रिलीजन. अब रिलीजन के पास कोई भी और पावर जो है वो एंजॉय करते हैं, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोअर्स दैट दे हैव, राइट. रिलीजन अब कोई कंट्री या कोई प्राइम मिनिस्टरशिप तो ऑक्यूपाई नहीं करता, बट वो गवर्नमेंट्स भी हिला सकते हैं. क्यों? बिकॉज पीपल आर इमोशनली कनेक्टेड टू द रिलीजन, दे आर इमोशनली कनेक्टेड टू द रिलीजियस अथॉरिटी. तो अब ब्राह्मण्स के साथ ये उनको ये डाइजेस्ट नहीं हुई कि इतने सारे लोग जो हैं बुद्धिज्म में जा रहे हैं. तो उन्होंने क्या प्रेशर डालना शुरू किया कि नहीं नहीं हम अपने आप को रिफॉर्म कर लेंगे, तुम चिंता मत करो, यू कम बैक. And a lot of people ended up coming back to Hinduism also. But there were certain broken men who refused to come back and who continued to be the followers of Buddhism. And यहाँ इन्हीं लोगों के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गए अब ब्राह्मण्स. और इसी कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाते हुए क्या हुआ कि ये जो ब्रोकन मेन हिंदुइज्म के फोल्ड में वापस नहीं आए थे, इनको उन्होंने क्या बोल दिया कि ये लोग क्या हैं, ये अनटचेबल्स हैं, राइट. तो ही सेज बेसिकली ये एक लड़ाई थी, और वो लड़ाई की एक तरह से खुंदस उन्होंने कैसे निकाली, बाय डिक्लेयरिंग दीज लेफ्ट पीपल टू बी अनटचेबल्स. ठीक है, उन्होंने बोला, और यही एनिमोसिटी जो थी, इसके कारण प्योरिटी पोल्यूशन का आइडिया, अनटचेबिलिटी का आइडिया जो है ये बन गया. और इसको फर्दर अंडरलाइन करने के लिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये डिफरेंट फूड हैबिट्स की बात की. ना शुरुआत में इवन ब्राह्मण्स यूज्ड टू ईट बीफ. However, over time, as cows came to be regarded as sacred animal, उन्होंने बोल दिया कि अब हम बीफ नहीं खाएंगे. However, broken men, you have to realize that there were people जिन्होंने ऑलरेडी अपना लैंड लूज कर लिया था, जिनके पास खुद की कोई गाय नहीं थी क्योंकि वो हार गए थे लड़ाइयों में. तो इनके लिए तो they were surviving hand to mouth, so they continued to eat beef. और इसके कारण क्या हुआ, ये जो गल्फ था बिटवीन ब्राह्मण्स एंड अनटचेबल्स वो और भी ज्यादा वाइडन हो गया. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स आल्सो ब्राह्मण्स स्टार्टेड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम. ठीक है, सो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया, एक बहुत ही नॉवल आइडिया रखा अंबेडकर ने सामने. नाउ द नेक्स्ट प्रोपोजिशन ही गोज टू, ही सेज, अब मैंने आपको समझा दिया है कि कास्ट कैसे आई, किस तरह से कास्ट एज अ ग्रेडेड सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी आपके हिंदू टेक्स्ट में ही अवेलेबल है, किस तरह से अनटचेबिलिटी इवॉल्व हुई. अनटचेबिलिटी अगेन विच वॉज एन आउटक्रॉपिंग ऑफ द ईगोइज्म एंड द पावर हंग्री ब्राह्मणिज्म जो कि हिंदू सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं. नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेस कि हम इसको रिजॉल्व कैसे करें, कि ये जो प्रॉब्लम है ऑफ कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, हाउ डू वी गेट रिड ऑफ इट. एंड ये जो आइडिया है, इसके साथ उन्होंने डील करने के लिए जो उनका मेन काम आगे आया था was annihilation of caste. Now very importantly, initially it was printed, but ये एक्चुअल में डिलीवर होना था एज अ लेक्चर इन पंजाब ओनली. ठीक है, पंजाब में ही एक जात पात तोड़क मंडल था, वहां पे जो है इन्होंने लेक्चर डिलीवर करना था. उसी लेक्चर का नाम जो है annihilation of caste आया था. However, people got to know the kind of revolutionary things that he was going to say, and he was going to criticize Hindu religion left, right and center. तो लोग डर गए और उन्होंने बोला भैया आप ये लेक्चर मत कराओ, कुछ तो हो जाएगा, दंगा फसाद हो जाएगा, so let's not carry on with this lecture. So the lecture was cancelled and instead this essay was published and it became widely popular. Now before the writing of annihilation of caste which happens in 1936 में जात पात तोड़क मंडल में जाना था उन्होंने, एलेनर ज़ीलट कहती हैं कि 1935 तक अंबेडकर ने 3 मेन डायरेक्शंस के अंदर काम किया as far as caste, resolving the issue of caste discrimination and untouchability was concerned. Now the first direction that his movement took, that his
एक तरह से जो वो कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे दलित्स को, वॉज अवेकनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग देम। और ये अवेकनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग क्या होगा, पहले तो ऑब्वियसली थ्रू देयर ओन न्यूज़पेपर्स, थ्रू देयर ओन चैनल्स। तो मूक नायक, बहिष्कृत भारत के नाम से ही उन्होंने अपना न्यूज़पेपर भी शुरू किया था, ठीक है। साथ ही में ही ऑल्सो स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेस एंड बॉडीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो कि स्पेसिफिकली डिप्रेस्ड क्लासेस को केटर करती थी। एंड इसी बेसिस पे उन्होंने महाड़ सत्याग्रह जो है 1927 में ऑर्गेनाइज किया था। ये महाड़ सत्याग्रह जो है बेसिकली महाड़ वहाँ पे एक वाटर टैंक था, ठीक है, और वो वाटर टैंक जो है वॉज नॉट ओपन टू द महार्स, राइट, जो कि आपके डिप्रेस्ड क्लासेस से। एंड इन्होंने बोला दैट दिस इज नॉट गुड इनफ, ठीक है, ये दिस इज समथिंग दैट वी विल नॉट अग्री टू, राइट। एंड उन्होंने इसीलिए एक पीसफुल एजिटेशन और प्रोटेस्ट जो है ऑर्गेनाइज की, सो दैट ये जो महाड़ छावदार जिसको वाटर टैंक बोलते थे, राइट, इट शुड बिकम अ पब्लिक सोर्स एंड इट शुड बी ओपन टू ऑल एंड अनटचेबल्स शुड बी एबल टू ड्रिंक फ्रॉम इट, राइट। इनफैक्ट उन्होंने पहले एक लीगल नोटिफिकेशन भी भेजी थी वहाँ के जो कलेक्टरेट है कि आप ऑथराइज कीजिए कि यहाँ का जो है फ्री एक्सेस मिलना चाहिए हर किसी को, राइट। हाउएवर अगेन कास्ट हेजेमनी प्रिवेल्ड, बहुत जो है डिस्क्रिमिनेशन स्टिल हैपेंड एंड पीपल जो हायर कास्ट थी दे वर अगेन दे वर शॉक्ड कि अरे हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट जिस दिन प्रोटेस्ट थी उस दिन कास्ट ब्राह्मण जो थे, जो आपके हायर कास्ट थे, उन्होंने एक स्टे ऑर्डर ऑब्टेन कर लिया लोकल कोर्ट्स से कि अनटचेबल्स को हम अलाउ नहीं करेंगे टू हैव वाटर फ्रॉम द टैंक, ठीक है। तो इसके कारण जो है प्रोटेस्ट को जो है अबॉर्ट करना पड़ गया, राइट। एंड इट वाज जस्ट वहाँ पे वो जा नहीं सकते थे टिल there was this Muslim gentleman who actually gave his own private land and उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है अंबेडकर ने इस महाड़ सत्याग्रह के दौरान जो है उन्होंने ये प्लेज करवाया लोगों से, डिप्रेस क्लासेस से, कि हम जो है ना ही चतुर्वर्ण में बिलीव करते हैं, ना ही कास्ट में बिलीव करते हैं, कि हिंदुइज्म के नाम पे ये एक धब्बा है एंड मैं कोई फूड ड्रिंक एक्सेट्रा में रिस्ट्रिक्शंस नहीं करूँगा एंड आई विल ट्राई टू हैव इक्वल एक्सेस टू टेम्पल्स, वाटर रिसोर्सेज, स्कूल्स एंड अदर पब्लिक इम्यूनिटीज, राइट। तो इस दौरान जो है आपको लगता है दैट दिस वाज द टाइम व्हेन अंबेडकर स्टिल बिलीव्ड कि हिंदुइज्म के अंदर रिफॉर्म लाया जा सकता है, दैट थ्रू प्रोटेस्ट्स, through various kinds of agitations, peaceful agitations, we can bring about concrete reform within the Hindu society and Hindu order, which will lead to improvement in the position of जो आपके untouchables हैं. However, the kind of reaction that he got from high caste Hindus was something जिससे वो बहुत ही ज़्यादा rejected feel करने लग गए, right? कि ये अलाउ ही नहीं करना चाहते हैं इनको अंदर घुसना, राइट, ये चाहते ही नहीं है दैट देयर शुड बी चेंजेस फॉर अनटचेबल्स। एंड इट वाज बिकॉज ऑफ दिस कि इनफैक्ट 1928 में देयर इज दिस इंसिडेंट वेयरइन अंबेडकर बर्न्स द मनुस्मृति, राइट। ही सेज कि ये मनुस्मृति जो है, मनु आखिर का कौन है? मनु इज समवन हु इज जस्ट जस्टिफाइंग ब्राह्मणिज्म। तो डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया, उन्होंने एक पंडाल बनाया, वहां पे एक पायर सेटअप की और वहां पे उन्होंने जिस तरह से हम बॉडीज जलाते हैं ना, तो उसी तरह सिंबॉलिकली उन्होंने जलाई मनुस्मृति। और वहां पे उन्होंने पिलर्स लगाए हुए थे जहां पे बैनर्स लगे हुए थे दिस इज अ क्रेमेटोरियम फॉर द मनुस्मृति। एंड इस बर्निंग से हम एक्चुअली क्या अचीव करना चाहते हैं? फर्स्टली डिस्ट्रक्शन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड सेकेंडली ये जो ब्राह्मणिज्म है जो एक तरह से जस्टिफाई करता है अनटचेबिलिटी को, इसको परपेचुएट करता है, वी वांट टू डिस्ट्रॉय इट फ्रॉम द वेरी रूट्स। एंड इसी को और परपेचुएट करने के लिए उन्होंने समाज समता संघ बनाया, उन्होंने समता सैनिक दल बनाया। ऑल ऑफ दीज बॉडीज एक्चुअली केम अप इन 1927। नाउ ही रियलाइज कि देखिए ये पीसफुल एजिटेशन, ये प्रोटेस्ट जो हैं will yield results, right, will lead to rise of consciousness in Dalits, but to get them concrete benefits ये एक limited जो है मेथड होगा। तो अब अंबेडकर ने सेकेंड मेथड वेरी इंपॉर्टेंटली कौन सा अपनाना शुरू कर दिया? was representation to the British government,
ठीक है, इन्होंने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करनी शुरू कर दी अनटचेबल्स के लिए, दलित कम्युनिटी के लिए, राइट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द साउथ बोरो कम्युनिटी, राइट, जो कि came prior to the Montagu-Chelmsford Committee, right. साथ ही में इन्होंने इनफैक्ट साइमन कमीशन के सामने रखा. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो 3 सेशन हुए थे, उन तीनों सेशन में जो है अंबेडकर गए, एंड उनका यही आइडिया था दैट यू गिव सेपरेट इलेक्टोरेट टू द दलित्स सो दैट दे कैन हैव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे कैन हैव अ वॉइस विच विल इवेंचुअली लीड टू गेटिंग सर्टेन कॉन्क्रीट rights. The third direction that he followed till 1935 was encouraging education. He said कि देखिए आपकी political representation will only come once you have educated yourself, you have requisite talents and skills within yourself. This gives you, ये जो education है आपको एक तरीका देगी जिसके थ्रू आप social and economic mobility जो है वो ensure कर सकें. And that is why उन्होंने स्कॉलरशिप्स दी, उन्होंने स्कूल्स खोले, उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग दी, और उन्होंने एक सोसाइटी बनाई जो टिल प्रेजेंट डे जो है कॉलेजेस एंड स्कूल्स खोलने पे जो है काम करती है. तो ये 3 pronged स्ट्रैटेजी जो है एलेना ज़ीलेट कहती हैं, ये अपनाई थी अंबेडकर ने एटलीस्ट टिल 1935. However, post 1935 one thing became acutely clear to अंबेडकर कि हिंदू सोसाइटी जो है वो रिफॉर्म लायक नहीं है, कि हिंदू जो ट्वाइस बॉर्न है, ट्वाइस बॉर्न, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ट्वाइस बॉर्न कौन होते हैं, जिनको सेक्रेड थ्रेड दिलाई जाती है, राइट. सो दिस है कि एक बार आप पैदा होते हैं जब आप बायोलॉजिकली पैदा होते हैं, और दूसरी बार होता है जब आपको जनेऊ चढ़ता है तो आपका तब एक और बर्थ होता है. तो दैट इज वाई द अपर कास्ट, द टॉप 3 कास्ट आर रिगार्डेड एज ट्वाइस बॉर्न. ठीक है, तो जब उन्होंने देखा कि देखिए एवरीथिंग एंड एनीथिंग आई डू उसके अंदर हर्डल बन के आ जाते हैं ट्वाइस बॉर्न, दिस मीन्स दैट दे आरंट इवन रेडी टू लेट गो ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेटरी एंड अनइक्वल स्टेटस जो कि हिंदुइज्म के अंदर है. एंड थिंग्स केम टू अ फोर जब अनाइलेशन ऑफ कास्ट जो है उनको लेक्चर भी डिलीवर करने नहीं दिया, राइट. एंड इसके बाद जो है उन्होंने इसको पब्लिश किया, और पब्लिश करने का उनका मेन एम क्या था कि हर किसी को दूर दराजे तक ये फैल सके कि कितना ही एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है ये कास्ट का. ठीक है, और उन्होंने बोला कि कास्ट सिस्टम जो है इसके डिबिलिटेटिंग इफेक्ट्स जो है हर जगह है, राइट. सोशल आइडिया में तो हमने देख ही लिया है कि सोशल जो एक नेचर है पूरी सोसाइटी की, वहाँ पे ग्रेडेड इनइक्वालिटी को प्रमोट कर रही है, ऑपरेशन को प्रमोट कर रही है, एक्सप्लॉयटेशन को प्रमोट कर रही है. पर एट द सेम टाइम इकोनॉमिकली भी इसके कितने डिबिलिटेटिंग इफेक्ट्स हैं. अब क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि आपकी ऑक्यूपेशन डिपेंड्स ऑन योर बर्थ, दैट मीन्स यू आर रेलिगेटिंग अ सेक्शन ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन टू लो पेइंग जॉब्स, एंड उनके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है टू राइज above that, right. साथ ही में उन्होंने क्या बोला कि because of this reason, because they are denied education, because they are denied economic opportunities, right, वो उसी over employed जहाँ पे सेक्टर एग्जिस्ट करता है एग्रीकल्चर, वहीं पे काम करते रहते हैं एज लेबरर्स, राइट. उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है टू एंटर द फॉर्मल सेक्टर, राइट. तो इस तरह से इकोनॉमिकली भी जो है कास्ट सिस्टम के बहुत ही बुरे इफेक्ट्स आ रहे हैं. रॉड्रिगेज ने इनफैक्ट रिमार्क करते हैं कि अंबेडकर का ये मानना था कि हिंदुइज्म जो है, हिंदुइज्म के विद इन ये कास्ट सिस्टम को जो परपेचुएट किया गया है, कास्ट सिस्टम को जो लेजिटिमाइज किया गया है, जस्टिफाई किया गया है, ये पब्लिक स्पिरिट एंड चैरिटी को कंप्लीटली खत्म कर देता है, राइट. इट डज नॉट लेट पीपल यूनाइट ऑन एनी काइंड ऑफ बेसिस, राइट. इट डज नॉट लेट पीपल हैव दैट फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड. वाई? बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली डिवाइडेड बाय कास्ट हायरार्कीज, एंड उसके कारण क्या होता है, एवरीवन वांट्स टू प्रूव कि आई एम अबव यू, right. So even the people, हम देखते हैं ना that even within lower caste there are hierarchies, wherein within the lower caste also जातीज में further division हो गया है, and वो बोलना चाहते हैं अरे मैं lower caste जरूर हूँ लेकिन मैं तुमसे जरूर ऊपर हूँ, राइट. सो दिस काइंड ऑफ वाटर कंपार्टमेंटलाइजेशन एंड हायरार्की के कारण क्या हुआ है, लोग डिवाइडेड हो गए हैं. देयर इज नो सेंस ऑफ इंटेग्रिटी, देयर इज नो सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी. ठीक है, और इसीलिए बोलते हैं कि हिंदू सोशल ऑर्डर को ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है. और ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आएगा? अगेन अंबेडकर नाउ कम्स अप विद सर्टेन सॉल्यूशंस. ही सेज वन लिमिटेड सॉल्यूशन दैट आई हैव इज दैट ऑफ इंटरकास्ट डाइनिंग. ना फूड हैबिट्स के बेसिस पे जो है इन्होंने डिवीजन कर दिया है, जहाँ पे कहते हैं अरे जस्ट बिकॉज यू ईट मीट और बिकॉज यू ईट बीफ, राइट, यू आर नाउ पोल्यूटेड.
हम तुम्हें टच नहीं कर सकते, या आप ऐसे पोल्यूटिंग काम करते हैं, आप चमड़े के साथ काम करते हैं, आप स्वीपिंग का काम करते हैं, राइट, तो वी कांट रियली वर्क विद यू. Right now, because of this reason, they also said we can't eat with you because you are polluted. He said one of the first things that you can do is start intercaste dining. However, again he said that इसके अंदर कुछ तो पर्पस हो सकता है, राइट, कुछ हद तक जो है रिफॉर्मेशन भी ला सकते हैं, बट ये बहुत ही एक लिमिटेड नेचर का होगा. ये जो ट्रू इसेंस है कास्ट सिस्टम का, ये उसको नहीं डिस्ट्रॉय कर पाएगा. उसकी अगर डिस्ट्रक्शन लानी है, वो कैसे आएगी? वो आएगी थ्रू इंटर मैरिज. So he says endogamy छोड़ो, exogamy हटाओ, right? Exogamy अपनाओ, you marry outside your caste and celebrate it, right? Celebrate the fact that you are marrying outside your caste, and this will be the kind of blow that Hindu society will not be able to recover from. Why? Because suddenly आप किस तरह से, आप ये जो इतना हार्प करते रहते हो अबाउट प्योरिटी ऑफ कास्ट, वो प्योरिटी ऑफ कास्ट को आप कैसे इंटैक्ट रखोगे व्हेन पीपल विल बी मैरिंग विद इन ईच अदर, राइट? सो ही सेज द बेसिक टूल, द बेसिक वेपन दैट यू हैव अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम इज इंटर मैरिज, राइट, मैरिंग विद इन कास्ट. और यहीं से जो है निकल के आती हैं अंबेडकर के व्यूज ऑन हिंदुइज्म ऑल्सो. इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिगार्ड कि अभी हिंदुइज्म पे उनके क्या व्यूज थे. क्या हिंदुइज्म रिफॉर्म हो सकता था? क्या हिंदुइज्म रिफॉर्म नहीं हो सकता था? क्या आइडिया था अंबेडकर का? ना फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पहले तो उन्हें लगता था कि हाँ जी हिंदुइज्म रिफॉर्म हो सकता है, एंड मे बी देयर इज सर्टेन चांस. However, over time in his study, he realized that Hinduism is essentially Brahminism. और उनकी जो किताब है रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, यहाँ पे उन्होंने बोला कि देखिए हिंदुइज्म में फायदा किसको हुआ है? ब्राह्मण को. ठीक है, सारे जो सारे के सारे जो प्रिविलेजेस है कौन एंजॉय करता है? ब्राह्मण एंजॉय करता है. कोई भी अगर भूल चूक हो जाए उसको माफी के लिए आपने किसके पास जाना है? ब्राह्मण के पास जाना है. हु इज द क्लोजेस्ट टू द गॉड? ब्राह्मण है. ठीक है, तो वो इसेंशियली बोलते हैं हिंदुइज्म नहीं है, हिंदुइज्म एक्चुअली ब्राह्मणिज्म है, बिकॉज इट्स बीन मेड टू केटर टू देयर नीड्स. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इन दिस वर्क ही रिमार्क्स कि ये जो बहुत सारे लोग एंशिएंट इंडियन सोसाइटी के बारे में हार्प कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि भैया ब्रिटिश जाओ बाहर, इंडिया हमेशा हैज बीन अ नेशन, इट हैज ऑलवेज बीन यूनाइटेड, इट हैज ऑलवेज बीन टुगेदर. ही सेज ये सब झूठ है. देयर हैज नेवर बीन समथिंग लाइक अ कॉमन इंट्रिंसिक इंडियन कल्चर. वो कहते हैं कहाँ का कल्चर है? कहते हैं हमेशा 3 इंडियाज रहे थे जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी. देयर वाज द ब्राह्मणिकल इंडिया जहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण्स को केटर कर रहे थे. देयर वाज द बुद्धिस्ट इंडिया जहाँ पे बुद्धिस्ट जो है वो चैलेंजिंग द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस. एंड देयर वाज द हिंदू इंडिया जो कि आउटसाइडर्स को दिखता था, राइट. हिंदू इसेंशियली, जैसे कि वो आगे बोलेंगे, हिंदू इसेंशियली क्या है? फॉरेन ओरिजिन का वर्ड है, राइट, जो कि इंडस से आया था. सो इंडस के बियॉन्ड जो है इंडिया है, राइट. सो दैट वाज हिंदू इंडिया. गोपाल गुरु कहते हैं कि अंबेडकर का मानना था कि इवन इन वैदिक टाइम्स rather than looking at themselves as a part of a community, as a united community, कि कोई इंसान ये नहीं बोलता था हाँ जी मैं हिंदू हूँ, ये भी हिंदू है, हम सब हिंदू हैं. वो सबसे पहले क्या डिस्क्राइब करते थे? हमारी कास्ट क्या है. ठीक है, हमारी कास्ट. तभी आपके सरनेम्स के साथ इतना ज्यादा क्यों जुड़ने लग गई आपकी कास्ट? वाई आर सरनेम्स डिराइव फ्रॉम योर कास्ट नेम्स? वाई? बिकॉज दैट वाज अ मार्कर ऑफ योर आइडेंटिटी. सबसे पहले व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाट डू यू टेंड टू डू? यू टेल योर नेम, योर कंप्लीट नेम, एंड उसी नाम से जो है आपको क्या पता लग जाएगा? कास्ट पता लग जाएगी. सो रादर देन बी आइडेंटिफाइड एज अ हिंदू, दे वर बीइंग आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट. ठीक है, कि कास्ट बिकेम द मेन डिफरेंशिएटिंग मैटर. So they would rather belong to their caste rather than the entire community, right? They were ready to differentiate कि तुम मेरे जैसे नहीं हो. क्यों? क्योंकि तुम एक दूसरी कास्ट से आते हो. तो वो कहते कि किस तरह की यूनिटी? फिर हिंदुइज्म में तो कोई यूनिटी ही नहीं थी, हमेशा ही कास्ट यूनिटी रही है, कभी भी कम्युनिटी यूनिटी नहीं रही है, राइट. अंबेडकर फर्दर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रेज करते हैं. वो कहते हैं जैसे अनटचेबल्स को तो आपने चतुर्वर्ण से ही बाहर निकाल दिया, राइट. वो तो एक रेकग्नाइज्ड हिंदू कास्ट के पार्ट भी नहीं है, तो वो हिंदू कैसे हुए? उनको आप कैसे बोल सकते हो कि अरे तुम हिंदू हो, जब तुमने जो एक रेकग्नाइज्ड कास्ट सिस्टम था जो कि वर्ना सिस्टम से इवॉल्व किया, तुमने उसमें ही उनको रेकग्नाइज नहीं किया. वैसे तो तुम उन्हें कभी मलेच्छास बुलाते रहते हो, कभी कुछ और बुलाते रहते हो, बट यू नो व्हेन इट कम्स टू योर आइडिया ऑफ कम्युनिटी देन यू से अरे नहीं नहीं ये तो हिंदू है. तो बोलते हैं कि इंडिविजुअल हु इज नॉट इवन recognized as a caste in your system, you cannot call that person a Hindu, राइट. अंबेडकर ने फिर जैसे कि हमने बात की, उन्होंने बोला हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म आखिरकार एक ही है, राइट.
कि इट माइट हैव इवॉल्व्ड एज अ लार्जर रिलीजन, बट ये अब किसके लिए बन के रह गया है? सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए बन के रह गया है। एंड हिंदू इटसेल्फ वर्ड, इसकी कोई इंडिजिनियस ओरिजिन तो है ही नहीं, बाहर के लोग हमें हिंदू बुलाते थे, इसलिए आपने हिंदू हिंदू बोलना शुरू कर दिया, राइट। इनफैक्ट ये कहते हैं हिंदुइज्म तो एक रिलीजन ही ऐसा है कि बाकी रिलीजन एटलीस्ट किसी टाइप की यूनिटी की तो बात करते हैं, किसी टाइप की जो है एक ब्रदरहुड की तो बात करते हैं। हिंदुइज्म एक ऐसा रिलीजन है जो कि हायरार्किकल सोशल ऑर्डर परपेचुएट कर रहा है एंड बोल रहा है कि ये सही है, एंड फोर्स कर रहा है एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को कि आप ऑप्रेस्ड ही रहो और आप चुप रहो, एंड यू शुड अडॉप्ट दिस आइडिया। व्हाई? ऑन द बेसिस ऑफ what he calls is the karma siddhant theory, your entire Hinduism की कर्म थ्योरी, कि आप शूद्र क्यों पैदा हुए हैं? आपने पिछले जन्म में कुछ कुकर्म किए होंगे, तो what is the way out? The way out isn't कि आप प्रोटेस्ट करें और मार्चेस निकालें और दंगा करें against the higher caste. The point is that you stick to doing what is expected out of you. ठीक है, तो आप वही करें जो आपकी कास्ट आपको अलाउ करती है। क्यों? क्योंकि अगर आप वही करेंगे तो आप अपना धर्म पूरा कर रहे हैं, एंड फिर जो है मे बी अगले जन्म में यू आर बॉर्न टू बेटर कंडीशंस, राइट। अंबेडकर सेज, और ये कर्म सिद्धांत थ्योरी जो है कास्ट को एक डिवाइन स्टेटस दे देती है कि पहली चीज तो ऑब्वियसली पुरुष सुक्ता है, कि आपका जो विराट पुरुष था उसके बॉडी पार्ट से निकल के आए हैं जो आपके वेरियस वर्णास है, राइट। एंड देन योर कर्म सिद्धांत थ्योरी विच वाज फर्दर प्रोपगेटेड थ्रू मनुस्मृति, थ्रू धर्मशास्त्रस, थ्रू वेदास, राइट। तो ये बोलते हैं कि क्योंकि आपके सेक्रेड टेक्स्ट ही कास्ट और वर्ण की बात कर रहे हैं, कास्ट को तो आपने डिविनिटी का स्टेटस दे दिया है, तो हिंदुइज्म को में से कास्ट को निकालना इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आपने कास्ट को डिस्ट्रॉय करना है, मतलब आपको क्वेश्चन करनी पड़ेगी द वेरी अथॉरिटी ऑफ योर सेक्रेड टेक्स्ट, कि आपके ये जो सेक्रेड टेक्स्ट हैं जिनको आप श्रुति एंड स्मृति मानते हैं कि बेसिकली भगवान द्वारा बताए गए ये टेक्स्ट हैं, आपको उनकी अथॉरिटी क्वेश्चन करनी पड़ेगी। एंड अगर आप इन सेक्रेड टेक्स्ट की अथॉरिटी क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब यू आर क्वेश्चनिंग द इंटायर बेसिस ऑफ हिंदू रिलीजन, राइट। तो inadvertently the destruction of caste system requires the renunciation of the religion of Hinduism. You cannot be a part of Hinduism, accept the sacred texts of Hinduism and yet be capable of saying कि हम caste system को नहीं मानते. So the destruction of caste system, Ambedkar believed, requires the destruction of Hinduism, or at least the idea कि हम Hinduism को belong नहीं करेंगे. गोपाल गुरु फर्दर ऐड करते हैं दैट वाइल गांधी ने, हमने पढ़ा है, भगवत गीता को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट रिगार्ड किया, ये माना कि गीता बिकेम एक्चुअली वन ऑफ द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ अ सोशल पॉलिटिकल थॉट। ऑन द अदर हैंड अंबेडकर जो है गीता को कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं। वो बोलते हैं गीता एक पॉलिटिकल टेक्स्ट है और इसका एक बहुत ही श्रूड रियलिस्ट काम है। वो क्या काम है कि देखिए, अब गीता कम्स मच लेटर, और गीता को क्यों बोला गया कि ये जो पुराने टेक्स्ट है वेदास, कहीं उनकी टीचिंग्स आउट ऑफ वोग ना चली जाए, तो एक तरह से उन टीचिंग्स को रीइंफोर्स, रीअसर्ट करने के लिए गीता आई, और दोबारा गीता ने ब्राह्मण्स का एक जो स्टेटस था उसको दोबारा पुश कर दिया, ठीक है, उसको दोबारा एलिवेट कर दिया। तो ये गीता जो है इज एक्चुअली अ रियलिस्ट श्रूड टेक्स्ट which is again made and written to cater to the Brahmins and maintain their superiority. अंबेडकर के इसी बेसिस पे मानना था कि रिलीजन का काम क्या होना चाहिए। रिलीजन का काम होना चाहिए आपको पीस दिलाना, ठीक है, आपकी सोल को नरिश करे, आपको एक हायर पाथ, एक हायर इनलाइटनमेंट के पाथ पे लेके जाए, हेल्प्स यू मेक अ बेटर ह्यूमन बीइंग। बट हिंदुइज्म एक्चुअली इज नॉट टीचिंग यू एनी ऑफ दिस। It is teaching you discrimination, it is teaching you exclusion, it is teaching you कि जितना आप दूसरे इन लो कास्ट को अपने से दूर रखोगे उतने आप ज्यादा प्योर रहोगे। तो बोलते हैं ये तो पूरा रिलीजन का आइडिया ही गलत है, राइट। इट इज अ वेरी मिस थॉट, कंप्लीटली बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन वाला रिलीजन। एंड वो कहता है आप देख लीजिए कितने सारे अटेम्प्ट्स हुए टू रिफॉर्म दिस रिलीजन। भक्ति सेन्स ने ट्राई किया, और वो कहते हैं इन माय डे एंड एज गांधी भी ट्राई कर रहा है। वो कहते हैं जैसे भक्ति सेन्स failed to reform, bring about any concrete reform, Gandhi will also fail. Why? He says because Gandhi at the end of the day is a political leader.
आप जो मर्जी मान लीजिए कि हाँ जी उनको रिलीजन में बड़ा विश्वास है, वो बड़े रिलीजियस गाने गाते हैं, उन्होंने गीता पढ़ी हुई है, उन्होंने वेद पढ़े हुए हैं, शास्त्र पढ़े हुए हैं. He is a political leader. He is not a spiritual and religious leader. So people might agree to his political tactics. This does not mean that they will believe in his religious views. In fact, this is one of the reasons that despite whatever he did and despite being regarded as the father of the nation, people continue to believe that he was very anti-Hindu. Right? People believe कि अरे हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहा था, या ही वॉज ड्रिवन टूवर्ड्स माइनॉरिटी अपीजमेंट, या ही वॉज ड्रिवन टू दलित अपीजमेंट. राइट. सो रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी के डोमेन के अंदर पीपल वो रेडी टू डिसएग्री विद गांधी. राइट. दे सेड कि हाँ जी हम आपके सत्याग्रह का पार्ट बन जाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट विद रिगार्ड टू रिलीजन वी विल बिलीव दैट ऑल्सो. एंड दैट इज व्हाई अंबेडकर सेड दैट द काइंड ऑफ टास्क दैट गांधी इज टेकिंग अप विद रिगार्ड टू अंदर से कॉन्शियसनेस में रिफॉर्म लाना, लोगों की मेंटालिटी चेंज करना, लोगों को बोलना आप हरिजन के साथ जाके काम करो, दलित के साथ जाके काम करो, बोलते दिस विल नॉट यील्ड एनी रिजल्ट्स. राइट. नाउ अपार्ट फ्रॉम हिंदुइज्म, we know that he was a huge supporter of Buddhism. In fact, he converts to Buddhism also. Right? It is celebrated as again a Parinirvan Divas by Dalits across the country, because this was the day that Ambedkar and a lot of his followers converted to Buddhism. Now, why Buddhism? Right? Why not maybe Christianity and Islam, which again were two very dominant religions in India? इन दोनों रिलीजन्स के अगेंस्ट भी जो है अम्बेडकर ने काफी इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म्स लेवल किए. पहली चीज तो जो कि वो बोलते दोनों ही क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम जो है ट्रांसेंडेंटल रिलीजन्स है. इस वर्ल्ड पे बिलीव नहीं करते. बात किस चीज की करते हैं? अगले वर्ल्ड की. राइट. कि अपनी जो है कर्म जो है सुधारो. राइट. थिंक अबाउट योर नेक्स्ट वर्ल्ड, थिंक अबाउट योर बेटरमेंट. राइट. सो दे डोंट बिलीव इन अ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड. एंड अम्बेडकर वॉज अ रियलिस्ट. ही सेड द वर्ल्ड अराउंड मी इज मैटर. ठीक है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, क्या मेरे को फर्क पड़ता है कि अगले जन्म में क्या होगा अगर इस टाइम पे मैं इतना डिप्राइव्ड हूँ. ठीक है. सो ही वाज अगेंस्ट दिस ट्रांसेंडेंटलिज्म जो कि क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम में भी था. साथ ही वो कहते हैं क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम दोनों ऐसे रिलीजन्स हैं दैट आर वेरी प्रोन टू अथॉरिटेरियनिज्म एंड पैटर्नलिस्टिक टेंडेंसीज. पीपल टेलिंग देम व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. राइट. Women being under a certain control, right? Jesus being the son of the God and guiding you to do, right? कि अब उनके testament क्या है? Testament are orders that you're supposed to follow. So because of these reasons, Ambedkar also rejected Christianity and Islam. For some time, he actually thought of converting to Sikhism too, but then he thought that Buddhism, he resorted to Buddhism instead. तो अंबेडकर का यही मानना था कि देखिए हिंदुइज्म में कैपेसिटी नहीं है रिफॉर्म की, हिंदुइज्म में चेंज नहीं लाया जा सकता. एंड आई माइट हैव बीन बोर्न अ हिंदू, बट आई विल मेक श्योर, मेरे कंट्रोल में क्या है कि आई विल नॉट डाई एज अ हिंदू, आई विल कन्वर्ट. एंड दैट इज वाई ही सेज, गुरु ने एक बहुत, गोपाल गुरु जो कि एक प्रोफेसर थे, JNU प्रोफेसर है, EPW के एडिटर हैं, राइट, अ वेरी इंपॉर्टेंट दलित स्कॉलर. ही रिमार्क्स दैट अंबेडकर की जो कन्वर्जन थी वो सिर्फ एक रिलीजियस कन्वर्जन नहीं देखनी चाहिए. इट वॉज इनफैक्ट अ पोलिटिकल स्ट्रैटेजी. पोलिटिकल स्ट्रैटेजी कैसे थी? ये क्रिएट करती थी एक नेगेटिव कॉन्शियसनेस अमंग द दलित्स. नेगेटिव कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है? दैट वी डोंट नीड ब्राह्मण्स टू एक्सेप्ट अस, वी डोंट नीड ब्राह्मण्स टू टेल अस कि अच्छा अब हम आपको इक्वल मानते हैं, आ जाओ. व्हाई? बिकॉज देन ऑल्सो वी आर रिलाइंग ऑन द हेजेमनी ऑफ ब्राह्मण्स. ठीक है. ऐसे होता है ना कि अब आपको एक ग्रुप का हिस्सा बनना है. ठीक है, कि आपके स्कूल के अंदर देयर इज अ ग्रुप, आपके कॉलेज के अंदर देयर इज अ ग्रुप हु आर वेरी कूल पीपल एंड यू नो दे डोंट रियली टॉक टू यू. अब नाउ व्हेन यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, बेसिकली द पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ दोज पीपल, राइट, वेदर दे इंक्लूड यू और वेदर दे डोंट इंक्लूड यू. So what is the way to go? Ambedkar will say, why do you want to be a part of their group? You form your own group. ठीक है, उसके अंदर तुम लीडर हो, तुम डिसाइड करोगे कि मेरे साथ कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता. And that is why this is what Ambedkar did, that his religious conversion was actually a huge political step wherein he said that Dalits do not need the acceptance of Hindus, they do not need the acceptance of Brahmins. Why? Because they will convert to Buddhism and they will have their own group, they will have their own community which will be based on equality and dignity, so that they do not rely on Brahmins to treat them better. ठीक है. अंबेडकर का यही मानना था कि ये जो बुद्धिज्म है ये हमें धम्म के पाथ पे लेके जाता है, और धम्म का पाठ हमें क्या सिखाता है? टॉलरेंस सिखाता है, इक्वालिटी सिखाता है, लिबर्टी सिखाता है, डिग्निटी सिखाता है. वो कहता है कि देखिए भिक्षु जो आपके संघ थे
वो क्या थे, वो आखिरकार यही चीजें तो प्रीच कर रहे थे कि आपकी पुरानी आइडेंटिटीज जो हैं डू नॉट मैटर एज सून एज यू एंटर द बुद्धिज्म। एंड ही सेज यही जो आइडियाज हैं जो कि अगेन मिरर होते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये आइडियाज अगर आपकी पॉलिटी के अंदर नहीं होंगे, आपकी नेशन में नहीं होंगे, तो ये नेशन ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगी। इट विल ब्रेक डाउन इनटू अ हायरार्किकल अनार्की। इनफैक्ट अंबेडकर वो सो स्कैर्ड ऑफ द हिंदू राज दैट ही सेड कि अगर हिंदू राज इंडिया में एक रियलिटी बन गया, it will be a huge menace to this country, to the democracy, and in fact it will become a danger to independence, equality and brotherhood. Again, something that you can actually talk about in the present context, right? You can actually compare it to the kind of Thakur Sabhas which are happening to against the Hathras Dalit rape case, the kind of agitations and the kind of khap panchayats that take place if there is an intercaste marriage, right? The kind of mobs that collect if there is a lynching, right? So justification Hindu Raj जो है often ends up becoming exclusionary, and it's not merely a threat. ये बहुत important चीज बोली थी अम्बेडकर ने कि it's not just the minorities that they will relegate outside, but in fact even the Dalits, which includes your SCs, your STs, your OBCs, ये इन सबको भी जो है बाहर छोड़ देगी, इन सबको भी जो है oppress and exploit करेगी, right? So these were very important points that were put forth by Ambedkar.